हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका एस टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही मल्टी टॉपिक क्लास, यानी कि ज़बरदस्त वाले टॉपिक आज की क्लास में हम करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सीटेट में कंपलसरी आते ही आते हैं और थोड़े से मुश्किल टॉपिक होते हैं क्योंकि इसका कंटेंट जो है सही से मिल नहीं पाता। तो आज की क्लास में मिल जाएगा और कंप्लीटली सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अंडरस्टैंडिंग की तरीके से सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअल तरीके से एक एक वर्ड का मीनिंग जान करके बहुत अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए स्टूडेंट है, ताकि आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, उसी से नोटिफिकेशन आती है, तभी पता चलेगा क्लास हो रही है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, क्लास ठीक ठाक चल रही है, वीडियो ऑडियो क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइए कमेंट करके। फिर उसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं। जी बोलो, जल्दी बोलो। गुड इवनिंग, हाँ सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। नोटिफिकेशन गया आप लोगों के पास कि नहीं गया? क्योंकि अभी तक लाइव नहीं आए हैं लोग, कहाँ गायब हैं पता नहीं। करें शुरू? ठीक है, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पर हम मल्टीपल चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले शिक्षण विधियाँ, उसके बाद उपागम, उसके बाद एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब सारी अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे वैन हेले का सिद्धांत। तो शुरुआत करते हैं शिक्षण विधियों से, है ना। टीचिंग मेथड कौन कौन से आते हैं सीटेट के अंदर और उनमें कैसे जो है उनका क्या मीनिंग मीनिंग होता है, कैसे उनको पहचानेंगे, है ना। तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, सबसे पहले नंबर पे हमारी आती है आगमन विधि। क्या आती है आपकी? सबसे पहले नंबर पे आती है आगमन विधि। और उसके बाद दूसरे नंबर पे इसी का भाई है या इसकी बहन, जिसका नाम है निगमन विधि। अब ये निगमन विधि और आगमन विधि जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इनको पहचानेंगे। नंबर एक, आगमन विधि जो होती है, इसकी अगर मैं टैगलाइन की बात करूं सीधे सीधे, तो इसको हम कहते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है ना। ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। अब इसका मीनिंग क्या है, उदाहरण क्या है और नियम क्या है? एक्चुअल में उदाहरण से बात समझ नहीं आएगी। हम इसको ऐसे कहते हैं कि ये क्रिया से सूत्र की तरफ चलती है, यानी इसमें एक्टिविटी पहले होती है। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्रिया से नियम की ओर चलती है, यानी इसमें पहले एक्टिविटी होगी और उसके बाद में नियम सिखाए जाएंगे। पहले बच्चे के सामने पूरी एक्टिविटी होती है। जैसे हम टीचर हैं और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटी क्लास के बच्चे हैं, पाँच कक्षा, 5, 6, 7, 8 के बच्चे हैं। तो हमारे पढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर एक तरीका, हम बच्चे को पहले से ही फॉर्मूला बता दें। अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो पहले ही उसको सवाल का फॉर्मूला बता दिया कि ये याद कर लो, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, याद करो चलो। और जब इस तरह का प्रश्न आएगा, इस फॉर्मूले को उसमें फिट कर देना। एक तो ये तरीका है। या अगर हम हिंदी सिखा रहे हैं या भाषा सिखा रहे हैं तो हम उसमें भी यही काम कर सकते हैं कि भाई हमें संज्ञा सिखानी है, तो चलो बच्चों याद करो, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चा रट्टा मार लेगा उसका, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, उसने सिर्फ याद किया है। अब वो पेपर में तो इसका आंसर लिख सकता है, लेकिन डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने डेली लाइफ में इसका यूज किया ही नहीं है। तो ये तरीका बकवास है, खराब है ना। तो हम तरीका इसके अपोजिट अपनाते हैं। हम पहले उसको प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। जैसे अगर संज्ञा सिखानी है तो हम बच्चे से कहेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा कहेगा मेरा नाम राहुल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम सीता है। ये क्या है? बच्चा बोलेगा ये पेन है। ये क्या है? बच्चा बोलेगा ये बोर्ड है। तो बेटा जितनी भी चीजों के नाम आप तो सुन रहे हो, ये सबके नाम है। हाँ जी सर, नाम है। तो सभी चीजों के नाम होते होंगे। हाँ जी, सबके नाम होते हैं। मेरी मम्मी का भी नाम है, पापा का भी नाम है, मेरा कुर्सी का भी कुर्सी नाम है, इसका नाम भी है कुर्सी है। तो जितने भी चीजों के नाम हैं, नाम को ही संज्ञा संज्ञा कहते हैं। बात खत्म हो जाती है। यानी जो भी चीज, जिस भी चीज का नाम बात करेंगे, तो बच्चे को क्या बात समझ में आई? बच्चे को समझ में ये आई कि पहले जो चीजें थी वो प्रैक्टिकली हमने डेली लाइफ में सीखी, उसके बाद में रूल बना, लास्ट में परिभाषा सिखा दो उसको, बच्चे को। तो इसीलिए इस वाली विधि में हम क्या करते हैं, पहले बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे या टीचर करके दिखाएगा, फिर उसके बाद में बच्चा करेगा उसकी कॉपी, और बच्चा क्या करेगा, फिर उसी तरीके से खुद प्रश्न को सॉल्व करेगा या काम करेगा। और फिर उसको करते करते ये बात पता चलती है कि ये तरीका हर बार फिट हो रहा है, मतलब ये तरीका नियम माना जा सकता है। तो ये विधि पॉजिटिव मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, है ना। इस वाली विधि में इसमें बच्चा सक्रिय रहेगा और बच्चा ही इसमें काम कर रहा है।
है ना, बच्चा कार्य कर रहा है, बच्चा सहभागी है। और जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसको मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की साइकोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे की ही अपना बच्चा अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा, अपनी रुचि के हिसाब से काम करेगा, इसलिए ये वाली विधि पॉजिटिव मानी जाती है। ठीक, इसके बाद निगमन विधि इसकी अपोजिट है, और ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है, यानी इसमें पहले ही बच्चे को नियम याद करवा दिया जाता है। इसमें नियम याद करवाया जाता है। जैसे अभी हमने बात की थी, गणित सिखाना है तो बच्चों को पहले फॉर्मूला रटा दो, उसके बाद में बच्चा उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके खुद ही चीजें सवाल सॉल्व कर लेगा, लेकिन उसमें रट्टा मारना पड़ता है। ये विधि रटने पर आधारित है। निगमन विधि जो है रटने पर आधारित है, और इसी वजह से, क्योंकि इसमें बच्चा खुद काम नहीं करता है, इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक यानी अमनोवैज्ञानिक विधि इसको हम कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो एक बार कमेंट में, यहां तक की चीजें क्लियर है? हाँ, और ये दोनों ही विधियां जो है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है, देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें उदाहरण से नियम की ओर चले थे, इसमें नियम से उदाहरण की ओर चले थे, है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसको याद रखने की ट्रिक सिंपल सी ये है कि इसका शुरुआत में जो शब्द आता है, अक्षर आता है, वो आ है। आ में से अगर डंडा निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ऊ, और ऊ से बन जाएगा आपका उदाहरण, यानी उदाहरण से नियम की ओर। इसके शुरू में क्या है, नी, और नी का मतलब है नियम, तो ये नियम से उदाहरण की ओर चलेगी। तो इस तरह से आप इनको याद भी रख सकते हैं आसानी से। क्लियर है बात? दोनों चीजें समझ में आ गई है? बोलो जल्दी से, या समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। अब तीसरे नंबर की विधि आती है हमारे पास, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, और इसी के अपोजिट इसकी बहन है जिसका नाम है विश्लेषण विधि। ये होती है सिंथेसिस मेथड, और ये होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो लिख लेना। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, इन दोनों को कैसे पहचानेंगे हम? तो देखो, इनका सबसे बेहतरीन तरीका बताने का या आसान तरीका ये है कि संश्लेषण विधि में जो चीजें होती हैं उनको जोड़ा जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। ये इकट्ठे करने पर आधारित है, जो पहली वाली है। ये जो संश्लेषण विधि है ये इकट्ठे करने पर आधारित है, इकट्ठे करने पर। यानी जोड़ने पर आधारित है। ठीक है, इसमें जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, देखो, इसमें क्या होता है, इस वाली विधि में, संश्लेषण विधि में, आपको बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, यानी पहले से ही आपके सामने जो है आपको कुछ क्या कहेंगे, नंबर्स दिए जाएंगे। जैसे एक सवाल है, मैं सवाल के तौर पे लेते हैं, तब जल्दी समझ में आ जाएगा कि राहुल के पास 5 टॉफी है, सीमा के पास 3 टॉफी है, गीता के पास 4 टॉफी है। बताओ सबकी मिला के कितनी टॉफी हुई? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी टॉफियों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। जब आप सारी टॉफी को एक जगह इकट्ठा करोगे, जोड़ोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो संश्लेषण विधि क्या करती है, आंकड़ों को जोड़ने का काम करती है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। इस तरह के सवाल जो है ये गणित में आते हैं, बेसिक ही लेंगे क्योंकि हम छोटी कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से 8 तक की। तो हम इस तरह के फॉर्मूले ले सकते हैं कि 5 महिलाएं जो है 1 घंटे में 10 रोटी बनाती है, तो 5 महिलाएं 20 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डबल यानी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि आंकड़े दिए जाएंगे और आंकड़ों को समाहित करके आंसर निकाला जाएगा। इस तरह के सवाल आते हैं संश्लेषण विधि में, है ना। तो इसमें जोड़ने के साथ साथ गुणा करना भी आ सकता है इसमें। ठीक है, जोड़ना और गुणा करना दोनों आएगा इसमें। समझ में आ रही है बात? इसके अपोजिट सेम टू सेम विश्लेषण विधि में क्या होता है, इसमें जोड़ने की बजाय तोड़ा जाता है। ये इकट्ठा करने पर आधारित है, ये बांटने पर आधारित है, ये डिवाइड करने पर आधारित है। इसमें चीजों को बांटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बांटेंगे कैसे? इसमें ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास जो है 15 टॉफियां हैं और क्लास में जो है 5 बच्चे हैं,
तो बचाओ बताओ हर बच्चे के पास कितनी कितनी टॉफियां आएंगे। सवाल है कि मेरे पास 15 टॉफियां हैं और हमारी क्लास में 5 बच्चे हैं, तो हर बच्चे के पास कितनी कितनी टॉफी आएगी, तो क्या करना पड़ेगा, 15 को 5 से भाग देना पड़ेगा, है ना, यानी डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, तो हर बच्चे के पास 3 3 टॉफी आ जाएगी। इस तरह का सवाल क्या होगा, विश्लेषण विधि से सॉल्व होगा। इसमें बांटने पर आधारित है, इसमें गुणा होगी, है ना, इसमें सॉरी इसमें डिवाइड यानी भाग होगा, भाग होगा और घटाना होगा आपको, है ना, भाग और घटाने पर आधारित होगा विश्लेषण विधि। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक दूधिया जो है एक हफ्ते में 1400 लीटर दूध बेच देता है, एक हफ्ते में 1400 लीटर दूध बेच देता है, तो बताइए एक दिन में दूधिया कितने लीटर दूध बेचता है, बताओ आप लोग बताओ, किस किस को गणित समझ में आता है, जल्दी बताओ कि कितना बेचेगा, हाँ बताओ। बोल रहे हैं बैच में क्लास कब होगी, बेटे आज ही दोपहर मैराथन क्लास करी है, तुम लोगों को पता ही नहीं चलता, तो इसमें मेरी क्या गलती है। आज 12 बजे से अभी तक मैराथन क्लास चली थी बैच के अंदर, और तुम कह रहे हो बैच में क्लास कब होगी, तुम ना फिर मत करो, डिस्टर्ब मत करो, तुम मेरे दिमाग की शांति भंग मत करो। बैच में आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब तुम नहीं देख रहे हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, अब तुम अपने सर खाओगे चीजें, तो जिसको देखनी है वो देख रहा है, जिसको नहीं देखनी तुम जैसे लोग भटकते रहो। अब आते हैं यहाँ पर, तो इसने क्या बोला, यहाँ जोड़ने पर आधारित है, यहाँ घटाने पर और भाग देने पर आधारित है। बात दोनों की समझ में आ गई है ना, ये क्लियर हो गया, यहाँ संश्लेषण में जोड़ा जाएगा और यहाँ घटाया जाएगा। अब देखो याद भी इस तरह से रख सकते हैं, संश्लेषण में सा है, सा फॉर सम, सम मतलब जोड़ना, और विश्लेषण में वी है, वी मतलब विभाजित करना, तो विभाजित करना किसको कहते हैं, हम बांटने को कहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, है ना। ये हो गई आपकी 4 विधियां, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोग विधि। क्या आता है, प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें हमें जो है थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल में आते हैं प्रयोग ही आते हैं इसमें, जैसे लैब में प्रयोग करते हैं आप, है ना, तो साइंस सीखने में इसका काफ़ी यूज़ होता है, और ज्योग्राफी में भी यूज़ हो सकता है। ऐसे मैथ, ऐसे काम या ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रयोग हो, एक्सपेरिमेंट हो, कुछ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले। बच्चे को ये बोलो, बताओ पानी का कोई कलर होता है क्या, बच्चा कहेगा कलर पता नहीं, होता होगा, तो करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक गिलास में पानी लिया, फिर उसमें जो है 1 चम्मच हरा रंग डाल दिया, तो पानी हरे रंग का हो गया। फिर हमने दूसरे गिलास में पानी लिया, उसमें नीले रंग से 1 चम्मच नीला रंग डाल दिया, पानी का रंग नीला हो गया। तो इससे बच्चा कहेगा ये तो रंग बदल रहा है पानी, इसका मतलब पानी में रंग नहीं होता, उसको जैसे रंग में मिलाओगे उसका रंग वैसे ही हो जाएगा, तो पानी रंगहीन है। एक तरह से हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोग विधि, यानी जिसमें कुछ काम किया जाए, है ना, करके सीखने पर आधारित विधि रहेगी ये, है ना। तो करके सीखने हम लिख भी सकते हैं, करके सीखने पर आधारित है ये। इसके बाद आती है आपकी 6 नंबर पे अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं भाई, इसको हम खोज विधि भी कह सकते हैं, और इसका इंग्लिश में कहते हैं इसको ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या कहेंगे इसको, ह्यूरिस्टिक। इसमें क्या होता है, बच्चा ही ज्ञान की खोज करता है, यानी बच्चे को आप प्रोजेक्ट दे दो, हालांकि प्रोजेक्ट विधि अलग होती है, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि बच्चे को कोई काम दो, बच्चे से हम ये काम देंगे कि ये बताओ खाने में तुम्हारे यहाँ के लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं, बच्चा कहेगा हमें तो पता ही नहीं। हम ये बता सकते हैं कि हमारे घर में क्या खाया जाता है, हमारे घर में दाल चावल खाए जाते हैं। तो आप बच्चे से कहो कि आप पता लगाओ कि आपके आस पड़ोस में किस तरह के खाने खाए जाते हैं, तो अब बच्चा क्या करेगा, अपने पड़ोसियों के घर जाएगा, सबसे पूछ के आएगा कि बताओ तुम्हारे घर में क्या बनी है सब्जी, वो कहेंगे हमारे यहाँ तो आज टिंडे की सब्जी बनी है। दूसरे, तुम्हारे यहाँ क्या बने, हमारे यहाँ तो इडली डोसा बना है, हाँ जी ठीक है। तीसरे के यहाँ जाएगा, हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल बने हैं। तो बच्चा ही ज्ञान की रिसर्च कर रहा है, यहाँ पर कोई और नहीं कर रहा, बच्चा ही खुद खोज कर रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकल खोज हो गई। इसके अलावा किताबों से भी खोज हो सकती है, आपको कोई सवाल दिया गया, टीचर ने कोई होमवर्क दिया, आप किताबों से खोज रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह की खोज विधि, यानी बच्चा ज्ञान की खोज खुद करेगा यहाँ पर, है ना। ये हो गई आपकी प्रयोग विधि, अन्वेषण विधि। इसके अलावा और क्या हो सकती है, व्याख्यान विधि, है ना, अनुकरण विधि, खेल विधि, ठीक। तो व्याख्यान विधि में क्या होगा, लेक्चर दिया जाएगा, हालांकि ये वाली विधि जो है ये सीटेट में निगेटिव है, ठीक है,
निगेटिव है ये। व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करना निगेटिव माना जाता है, क्योंकि व्याख्यान विधि बड़े बच्चों के लिए ठीक होती है, छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं होती। छोटे बच्चे क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। आप तो टीचर के रूप में बोलते रहेंगे, व्याख्या देंगे, लेकिन बच्चा बैठ के सुनेगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। फिर उसके दिमाग में जो है कोई मतलब, जब तक लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो रही, हम अच्छी विधि नहीं मानते उसको। उसके बाद आपका अनुकरण विधि। अनुकरण इमिटेशन पे आधारित होता है, और इमिटेशन का मतलब क्या है, नकल करना। यानी कि बच्चा टीचर की नकल करेगा, टीचर कोई काम करेगा फिर बच्चा उसकी नकल करेगा। अगर पढ़ा रहा पढ़ना सिखा रहे हैं तो पहले टीचर किताब पढ़ेगा, फिर बच्चा उसकी टीचर के पीछे पीछे बोलेगा, या टीचर पहले एक काम करके दिखाएगा और बच्चा उसकी नकल करेगा। अनुकरण मतलब करके सीखना, मतलब किसी आदमी की कॉपी करके सीखना। और खेल विधि तो आपको वैसे भी समझ में आ रही होगी, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ने में तो आप खेल विधि से सिखा सकते हैं। क्लास के अंदर भी बहुत सारे एक्टिविटी हो सकती हैं, चोर पुलिस का खेल खेल लो, आप गार्डन में ले जाके बच्चों से जो है वहाँ पेड़ पौधे लगवा के जो है वहाँ से खेल खिला लो, या क्रिकेट खिला लो, जो भी आपको अच्छा लगे। खेल विधि के माध्यम से उसके बीच में ही हम बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो वहाँ पे लिंग वचन सिखा सकते हैं आप, है ना। आप बोलेंगे कि सीमा जो है गेंद ला रही है, और फिर बोलेंगे राहुल बैटिंग कर रहा है, तो बच्चे को समझ में आ गया कि मतलब अगर पुरुष है, पुरुष लिंग को हम बोल रहे हैं रहा है, लड़की है तो रही है, मतलब समझ में आ गया बच्चे को। तो खेल विधि के माध्यम से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट आराम से सिखा सकते हो बच्चे को। क्लियर है? तो समझ में आई आपको? एक बार बताएंगे कि हाँ यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं। बोलिए जल्दी से एक बार कमेंट में। और लाइक नहीं कर रहे हो भाई अभी तक, देखो जल्दी जल्दी करो, 2500 लाइक में अभी हमारे 3-4 लाइक कम है। चलो जल्दी से बताओ कौन करेगा 2500 लाइक पूरा। कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे सब लोग जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हम उपागम की। उपागम क्या होता है, यानी अप्रोचेस क्या होता है। देखो उपागम जो होता है वो विधि के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। क्या? विधि जो है, फर्क इन दोनों में ये है कि जो मेथड यानी विधि है जो अभी अभी हमने पढ़ी है, वो टीचर जो है, टीचर अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। टीचर क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से यूज कर सकता है, जो उसको अच्छी लगे वो विधि यूज कर लेगा। लेकिन उपागम जो होते हैं ये कॉमन होते हैं, ये सभी को यूज करने पड़ते हैं। यानी ये सिद्धांत है एक तरह के, अप्रोचेस क्या है, ये एक तरह के सिद्धांत है, ये लागू होंगे ही होंगे, हर बच्चे पे लागू होंगे। तो हर टीचर को ये उपागम तो इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं। लेकिन विधि जो है, विधि में आप चुन सकते हैं आपको किस विधि से पढ़ाना है। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंटल विधि से पढ़ा लो, आप चाहो तो व्याख्यान विधि से, वो टीचर की मर्जी रहती है। यहाँ टीचर की मर्जी नहीं रहती, यहाँ हालांकि मर्जी रहती है इसमें भी, लेकिन ये लागू सब पे होते हैं अप्रोचेस, और ये विधि के जैसे ही होता है। तो अब कौन कौन से होते हैं इसी को सीखेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले नंबर पे हम रखते हैं संरचनात्मक उपागम को। ये चलो हम रचनात्मक को पहले रखेंगे। रचनात्मक उपागम, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो ये क्या होता है रचनात्मक उपागम, उपागम में ज्ञान की रचना, रचना जहां पर आपको दिख जाए रचना, तो रचना का मतलब होता है करके सीखना। यानी रचनात्मक उपागम आपसे ये कहता है कि ज्ञान की रचना बच्चा खुद करेगा। टीचर डायरेक्टली बच्चे को ज्ञान नहीं देगा, बच्चे को काम करने का मौका दो, बच्चों को ही काम दे दो, आप सिर्फ उनकी हेल्प करो। तो जहां पर बच्चा काम करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कहते हैं, करके सीखना, वो आपका रचनात्मक उपागम कहलाएगा। यहाँ पर लिख लो चाहो तो, है ना, करके सीखना, यानी बच्चा ही ज्ञान की रचना खुद करेगा, तो इसको कहेंगे हम रचनात्मक उपागम। क्लियर है बात इतनी? दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे हम रखते हैं संरचनात्मक उपागम को। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर अप्रोच। ठीक है, इसमें जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है संरचना, संरचना का मतलब होता है बनावट, यानी किसी चीज को बनाना। संरचना यानी बनाना। तो ये संरचना जो होती है ये एक्चुअल में भाषा में ज्यादा इस्तेमाल होता है, भाषा सिखाते समय। भाषा बनी कैसे है, या हम ये कहें कि कोई भी सब्जेक्ट बना कैसा है, उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है,
उस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए उसकी बारीकियां जाननी पड़ेगी, है ना। यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि गणित है, गणित में फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले बने कैसे हैं, फॉर्मूले तो आप याद कर लेंगे, है ना, फॉर्मूला बच्चा याद करेगा, याद करने के बाद उसको एग्जाम में यूज कर लेगा। लेकिन ये सिखाना कि फॉर्मूला बना कहाँ से है, क्यों बना ये फॉर्मूला, ये बताओ हमें। तो किसी भी सब्जेक्ट की संरचना यानी विषय की बारीकियां जानना संरचनात्मक उपागम होता है। तो हम ये लिखेंगे कि विषय के बारे में बारीकी से जानना या विषय की, सब्जेक्ट की बारीकियों का पता लगाना, उसको हम कहते हैं संरचनात्मक उपागम। ठीक है, अगर भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा की बारीकियां, जैसे कि कोमा लगाने से क्या अंतर आता है, फुल स्टॉप क्यों लगाते हैं, किसी बात को इन्वर्टेड कोमाज में रखा है तो उसका क्या मतलब है, कोमा लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें जो बारीकियां होती हैं, है ना, या जैसे भाषा का व्याकरण होता है उसकी छोटी छोटी चीजें, वो संरचनात्मक उपागम के जरिए सीखे जाएंगे। फिर उसके बाद में आएगा आपका संप्रेषणात्मक उपागम। क्या कहेंगे इसको, संप्रेषणात्मक उपागम। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, है ना, तो कम्युनिकेटिव उपागम अप्रोच। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या कहलाएगा आपका, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है बात करना, यानी बातचीत करना। तो बातचीत के द्वारा जो पढ़ाई होगी, यानी हिंदी सिखा रहे हो या इंग्लिश यानी लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो संप्रेषण बहुत आसान है कि कन्वर्सेशन करो बच्चे से, जितनी ज़्यादा बच्चे से बातचीत करोगे उतनी जल्दी बच्चे को बोलना आ जाएगा, है ना, उसकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, शब्द अच्छे से बोलेगा, उच्चारण बढ़ेगा। सेम अगर इसको अदर सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हो, गणित में यूज़ कर रहे हो, विज्ञान में यूज़ कर रहे हो, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में यूज़ कर रहे हो, डिस्कशन मेथड जिसको हम कहेंगे ना, कि बोल करके, बातचीत करके, चर्चा करके सिखाना, वो संप्रेषणात्मक उपागम में आएगा। यानी बच्चे को बातचीत के जरिए चीजें सिखाना संप्रेषणात्मक उपागम कहलाएगा। समझ में आई बात, बोलो इतने 3 के 3 समझ में आ गए क्या। और लाइक करते रहो सभी लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं हमारे साथ, लाइक करो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके, और जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट कमेंट भी करते रहो। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, थोड़ा सा यूनिक वे है आज। आज पीपीटी भी नहीं बनाई मैंने, देखो लिख के पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मज़ा आता है, कभी कभी ये मेथड भी अच्छा लगता है ना। अब बढ़ेंगे हम, संप्रेषणात्मक उपागम हो गया आपका, संरचनात्मक, रचनात्मक, संप्रेषणात्मक। एक होता है आपका समग्र भाषा उपागम। क्या होता है, समग्र भाषा उपागम। एक होता है आपका समग्र भाषा उपागम का क्या मतलब है, समग्र भाषा उपागम का मतलब होता है जब आप बातचीत करते हुए जब आप बातचीत करते हुए हाव भाव का यानी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं समग्र भाषा उपागम। यानी मैं बोलने के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि तुम्हें पता है वहाँ इतनी दूर, और वहां से एक नदी ऐसे बह के आ रही थी, और उसमें इतना पानी भाई, और इतना पानी मतलब देख के आदमी जो है डर जाए, और उसमें इतनी स्पीड से पानी चल रहा था, इतनी स्पीड से पानी चल रहा था कि वहां पे मतलब पैर टिक नहीं पा रहे थे। तो मैं बोलने के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज, हाथों का इस्तेमाल, चेहरे का एक्सप्रेशन, सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी को समग्र भाषा उपागम कहते हैं। क्योंकि अगर बॉडी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपका बोलने का जो शब्दावली है वो बहुत रसहीन हो जाती है, मतलब मज़ा नहीं आता उसमें, है ना। तो इसको हम कहते हैं कि आप बोलने के साथ साथ जब बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो उसको समग्र भाषा उपागम कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आदेशात्मक उपागम। आदेशात्मक उपागम में सीधे आज्ञा दी जाती है, यानी ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें टीचर जो है सीधे बोलता है बच्चे से कि अपनी किताब निकालो, पेज नंबर 24 खोलो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, या इसमें कोई भी ऑर्डर दे देंगे, या फिर सीधे बोल के बता देंगे। किताब किताब की भी ज़रूरत नहीं है, बस आए और बोल करके बताया कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लिख लो। हालांकि ये गलत बोला मैंने जानबूझ के, है ना, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, चलो लिख लो। तो ये एक तरह से ऑर्डर हो गया, ना बच्चे ने कोई एक्टिविटी करी, ना कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, ना ही कोई शुरुआत, ना ही कोई अंत, आपने सीधे आए, नॉलेज दी, बच्चे को काम खत्म। ये मेथड मज़ेदार नहीं होता है ना, मज़ेदार होता है रचनात्मक, जिसमें करके सीखा जाए। विवरणात्मक उपागम क्या होता है
किसी भी टॉपिक के बारे में खुलकर अभिव्यक्ति करना। विवरण मतलब डिस्क्राइब करना किसी चीज को। आप किसी भी टॉपिक को बोल करके पढ़ाते हैं, इसमें व्याख्यान मेथड से थोड़ा सा अलग है ये। व्याख्यान मेथड में सिर्फ आप व्याख्या करते जाते हैं, यानी फैक्ट बोलते चले जाते हैं। इसमें आप सीधे व्याख्या नहीं करते, इसमें खुलकर अभिव्यक्ति होती है, यानी किसी टॉपिक को समझाना, किसी टॉपिक को अपने शब्दों में समझाना विवरण कहलाता है। उसके बारे में पूरी डिटेल बताना बच्चे को, तो वो विवरण कहलाता है। ये होता है विवरणात्मक उपागम। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? बताओ जल्दी एक बार कमेंट में लिख के। हाँ जी, चलिए काम खत्म। अब वापस बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर। और अब जो टॉपिक पढ़ा जाएगा आपका वो होगा NEP।